नमस्कार दोस्तों। आज की संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की जो संस्कृत क्लास है बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है और जो भी सीटेट के अभ्यर्थी हैं जिन्हें संस्कृत से बहुत ही डर लगता है, ऐसे अभ्यर्थी जो संस्कृत के गद्य और पद्य का प्रश्न निकालने में असमर्थ रहते हैं, उनका अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, तो आज हम आपको बताते हैं कि चाहे आपका गद्यांश हो या पद्यांश हो, उसका बिना अर्थ निकाले सहजता पूर्वक किस प्रकार से एकदम सटीक प्रश्नों का जवाब किस प्रकार से हम हल करें, कैसे विकल्पों को चुनें। तो जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं, जो जिन्होंने संस्कृत की भाषा चुनी हुई है, विशेष करके तो एक बात हम आपको ये यहाँ बतलाना चाहते हैं कि जो संस्कृत का जो पेपर सीटेट में मिलता है, एक तो वो अलग से पेपर मिलता है और उसमें 1 से लेकर के 60 प्रश्न होते हैं संस्कृत के। तो अक्सर सभी अभ्यर्थी अधिकांशतः ये एक गलती करके आते हैं कि जिन अभ्यर्थियों ने सीटेट के प्रश्न पत्र में संस्कृत भाषा का चयन किया है, भाषा सेकंड में संस्कृत भाषा का चयन किया है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को जो फर्स्ट के 30 हैं, 1 से लेकर के 30 तक जो प्रश्न हैं वो नहीं करने हैं। जो बाद वाले जो 30 हैं, जो सेकंड 30 हैं, लास्ट वाले 30 हैं, वो प्रश्न हल करने होते हैं। तो ये विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो संस्कृत का जो प्रश्न मिलता है और जिन अभ्यर्थियों ने भाषा सेकंड में संस्कृत भाषा का चयन किया है, उन अभ्यर्थियों को ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि उनको पहले वाले 30 प्रश्न ना हल करके बाद वाले जो 30 प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल करना होता है। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास पर। तो आज का जो संस्कृत का जो गद्यांश पद्यांश दोनों हैं, जो 15 प्रश्न दोनों को मिलाकर के आते हैं और 15 के 15 प्रश्न एकदम से कैसे मुझे हल करना है, तो आज की वीडियो में आप लोग ये बहुत ही आसानी से आप लोग प्रश्न हल कर सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक देखें कि कैसे सभी सही प्रश्नों का जवाब हम कैसे निकाल सकते हैं, वो भी बिना अर्थ निकाले। तो इसमें क्या होता है कि एक तो हमारे पास टाइम कम रहता है, समय की कमी होती है और समय को बचाते हुए मुझे सभी प्रश्नों के जवाब भी देने होते हैं। और अगर गद्यांश संस्कृत सीटेट में संस्कृत में बहुत ही बड़े बड़े गद्यांश भी आते हैं, उनका अर्थ निकालने में समय भी जाता है। तो क्या करते हैं कि बिना अर्थ निकाले आज हम आपको बताते हैं कि कैसे प्रश्न हल करें। तो ये जो आपका जो गद्यांश दिया हुआ है, ये सीटेट 2012 का है। जून में जो सीटेट 2012 की एग्ज़ाम हुई थी, ये मैंने वो आपका प्रश्न पत्र लिया हुआ है। तो लिखा है कि अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा तदनन्तरं प्रदत्त प्रश्नानां विकल्पोत्तरेषु समुचितम उत्तरम चिनुत। यानी कि जो निम्नलिखित जो आपको गद्यांश दिया हुआ है उसे पढ़कर और उसके बाद जो प्रश्न जो दिए गए हैं उनके विकल्पों में जो उत्तर दिए गए हैं उनके समुचित उत्तर का चयन करें। तो आपका जो पैराग्राफ है, हम आपको सिर्फ इतना यहाँ बताना चाहते हैं कि बिना अर्थ निकाले कि कैसे मुझे प्रश्नों के हल निकालने हैं। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपको पैराग्राफ दिया जाए उसकी केवल आपको एक एक लाइन ध्यानपूर्वक पढ़ लेनी है। एक एक पंक्ति जो है पैराग्राफ के पद्यांश या गद्यांश जो भी है, उसकी एक एक पंक्ति आपको ध्यानपूर्वक पढ़नी है। तो जैसा कि लिखा है, अत्रांतरे आंध्र नगराद गच्छान अग्रजा कश्चित् द्वक्षत तेन चेयं कथा कथिता यथा किल जयसिंहेनानेक निकार दत्त संघर्षेण जिघांसितः स कर्दनः कनक लेखादर्श नैधिक नैततेन रागेणारक्षित सा च दारिका यक्षेण केनधिष्ठिता न तिष्ठत्यग्रे नरांतरस्य नरेंद्रस्य च। तो इसमें हम पहला प्रश्न लेके चलते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न ये लिखा हुआ है, इयं कथा केन कथिता। इयं कथा केन कथिता, यह कथा किसके द्वारा कही गई? राज्ञा, जयसिंहेन, मित्रेण या अग्रजेन। तो किसके द्वारा कही गई? अब आप इसकी जो आपने जो पहली लाइन पढ़ी, पहले लाइन में ही हम इसका आपको अर्थ बताते हैं। ये लिखा है, अत्रांतरे आंध्र नगराद गच्छन अग्रजा। अगर हम इसका विच्छेद करें इस जगह पर, आंध्र नगराद अगच्छन, ना से आ को अलग हटा लें तो हमारा एक शब्द निकल के आता है अग्रजा, यानी कि अग्रज। और तेन चेयम कथा कथता, तेन यानी कि उसके द्वारा, किसके द्वारा? अग्रज के द्वारा।
तो अग्रजेन, तो यहाँ पर एक आपको विकल्प दिया हुआ है, ये रहा आपका विकल्प अग्रजेन। तो इसका जो सही विकल्प होगा इयम कथा केन कथता, सही विकल्प होगा इसका अग्रजेन। तो कैसे बिना अर्थ निकाले आप इसी तरह से आसानी से प्रश्न हल कर सकते हैं। सभी को लगता है कि संस्कृत से का अर्थ निकाल करके फिर उसके प्रश्न हल करें, ये बहुत ही कठिन काम है, जबकि संस्कृत के पद्यांश से या गद्यांश से उनके विकल्प चुनना बहुत ही आसान होता है हिंदी या अंग्रेजी की अपेक्षा। तो आइए दूसरा प्रश्न है आपका। दूसरा प्रश्न आपका ये है, दूसरा प्रश्न है आपका कनक लेखा केनाधिष्ठिता, कनक लेखा केनाधिष्ठिता राक्षसेन, यक्षेण, जनकेन या पुरुषेण। तो इसमें आपको जो विकल्प को चुनना है और ये इसका जो सही विकल्प होगा, इसका सही विकल्प आपका ये देखो, ये रहा इसी पैराग्राफ में, सचा दारका यक्षेण केन चेदिष्ठिता न तिष्ठग्रे नरांतरस नरेंद्रस्य च। ये लिखा है यक्षेण केनचिदिष्ठिता, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कनक लेखा केनाधिष्ठिता, तो यक्षेण। तो कनक लेखा सचादारका, यानी कि सा जो है वो स्त्रीलिंग का है और यहाँ पर ये कनक लेखा के लिए कहा गया है कि वह कौन। यहाँ पर ये लिखा है देखो, कनक लेखा दर्शन केतेन राक्षसस्थस्य रागेण रक्ष्यत सचादारका यक्षेण, यानी कि वह और कौन के कनक लेखा किसके द्वारा, यक्षेण। तो यह रहा आपका सही विकल्प होगा इसका यक्षेण। अगला प्रश्न है आपका शंकर नृत्य देश जाता कहा, शंकर नृत्य देश जाता कहा, यानी कि अब आपको इसका सही विकल्प चुनना है। तो इसका जो सही विकल्प होगा जरथशाला। इसका देखो प्रश्न आपका कहाँ लिखा हुआ है, इसका आंसर आप लोग आसानी से देख सकते हैं। ये आप लाइन पढ़ें, तेन चाहम दर्शिताः शंकर नृत्य देश जातस्य जरथशालस्य। शंकर नृत्य देश जाता का, तो शंकर नृत्य देश जातस्य जरथशालस्य, ये उसी के पास में लिखा हुआ है। आपको एक एक लाइन ध्यान पूर्वक पढ़नी है और उसी लाइन में उसी पंक्ति में उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाता है। तो शंकर नृत्य देश जाता कहा, तो शंकर नृत्य देश जाता जरथशाला। अगला आपका प्रश्न है चौथा प्रश्न। मुझे एक भी प्रश्न के अर्थ नहीं निकालने हैं, किसी भी गद्यांश का अर्थ नहीं निकालना है, केवल क्या करना है, प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ना है और जो गद्यांश दिया है उसकी एक एक पंक्ति ध्यानपूर्वक पढ़नी है। बिना अर्थ निकाले आप इस तरीके से आसानी से प्रश्न हल कर सकते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है पाँचवा प्रश्न, सलिल राशि सदृशः कहा, सलिल राशि सदृशः कहा। तो इसका देखो आप लोग आसानी से इसका भी विकल्प चुन सकते हैं। इसका जो सही विकल्प होगा कलहंसा। इसका आप ये लिखा है, इसका देखो, सलिल राशि सदृश कलहंस गढ़ दलित, सलिल राशि सदृश कलहंस गढ़ दलित। तो इसका देखो सलिल राशि सदृशा कहा, तो इसका जो सही विकल्प होगा कलहंसा, कलहंसा। और सलिल राशि देश से इसके साथ में ये पद जुड़ा हुआ है कलहंस, तो इसका जो सही विकल्प होगा कलहंसा। अगला है आपका असत्येन किम न संजरन्ते, असत्येन असत्येन किम न सजरन्ते। तो इसका जो सही विकल्प होगा, इसका भी आप सही विकल्प बहुत ही सावधानी पूर्वक आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। तो इसका जो सही विकल्प है आप ये यहाँ पर देखेंगे, ये लिखा है असत्यनास्य नास्यम। केवल इतने में ही इसका आंसर, इसका उत्तर लिखा हुआ है असत्यनास्य। तो यहाँ पर अगर हम इसका विच्छेद करें, नास्य नास्यम, तो अगर हम यहाँ से इसका विच्छेद कर दें ना धन आस्यम, तो यहाँ पर आप विकल्प में देख रहे होंगे आस्यम एक जगह इसमें लिखा हुआ है। आप अगर इसके आगे और पैराग्राफ पढ़ेंगे कि सशरीरस चैस दया राशि, तो हो सकता है आप दया राशि करके आएँ, लेकिन अगर आप दया राशि करके आते हैं तो ये आपका विकल्प गलत हो जाएगा। नास्यम का अगर आप सही संधि विच्छेद करें ना धन आस्यम, तो यहाँ पर आपको जो आस्यम एक विकल्प में मिला, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आस्यम। असत्येन किम न संसृज्यते। अगला आपका पद है सातवां, नरेंद्रस्य पदस्य पर्याय पदम। नरेंद्र पद का पर्यायवाची क्या है। पैराग्राफ से संबंधित 2 से 3 प्रश्न व्याकरण से संबंधित जरूर पूछे जाते हैं, या तो पर्यायवाची पूछा जाए, या इसका विलोम शब्द पूछा जाए, या संधि भी पूछी जा सकती है, या प्रत्यय से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और वो आपके होंगे इस गद्यांश या पद्यांश से संबंधित।
नरेंद्र पद से पर्याय पदम, तो नरेंद्र का पर्यायवाची सभी लोग जानते हैं, नरों में इंद्र अर्थात राजा। तो अगला आपका 8वां प्रश्न है, अग्रे इत्यस्य विरोधार्थ पदम, अग्रे इस पद का विरुद्ध यानी कि विलोम पद क्या है? तो समीपे माने होता है समीप में, तो ये इसका होगा नहीं। दूरे माने दूर, पार्श्व माने होता है बगल में, अग्रे माने होता है आगे, तो इसका आगे का होगा पीछे, तो पश्चात। अग्रे इत्यस्य विरुद्धार्थ पदम, तो इसका होगा पश्च माने होता है पीछे। अगला है आपका 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न में पूछा गया है, अग्रहेसम इति क्रियापदम वर्तते। अग्रहेसम में ये जो पद है वो कौन सा क्रियापद दर्शाता है, में कौन सा क्रियद है? क्रियापद है भूतकाल बोधक है, या भविष्य काल बोधक है, या वर्तमान काल बोधक है, या स्त्रीलिंग बोधक है? तो हम आपको यहाँ पर एक बेहतरीन ट्रिक बताते हैं। कोई भी धातु हो, कोई भी क्रिया हो, उस धातु की शुरुआत अगर आ से होती है, इस ह्रस्व आ से, अगर उस धातु व क्रिया में ह्रस्व आ लगा है तो वो भूतकाल बोधक माना जाता है। जैसे अपठत, तो इसमें आ लगा है, अगच्छत, अभवत, अकुर्वन, ये जिसमें ह्रस्व आ लगा हो वो भूतकाल का बोधक होता है। अगला है आपका 10वां प्रश्न, छड़े नैकेन इत्यत्र कह संधि। छड़े नैकेन जो है इसमें संधि पूछी हुई है कि छड़े नैकेन पद में कौन सी संधि होगी? सवर्ण दीर्घ संधि होगी, या वृद्धि संधि, या पूर्व रूप, या गुण संधि? तो यहाँ पर अगर हम इस प्रश्न की बात करें, ये जो प्रश्न है दीर्घ संधि इसमें होगी नहीं। दीर्घ संधि की पहचान होती है आ, ई, उ और री। अगर आपको ये मात्राएं मिलती हैं तो दीर्घ संधि, वो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है। पूर्व रूप संधि में आपका होता है, पूर्व रूप संधि में आपका होता है ओ की मात्रा के साथ या ए की मात्रा के साथ आपको अवग्रह मिलता है, तो ऐसा यहाँ भी नहीं है। तो ये दोनों विकल्प आपके खत्म। गुण संधि, गुण संधि में क्या होता है? गुण संधि में आपको जो मात्रा मिलती है गुण संधि में ए या ओ की मात्रा मिलती है। तो गुण संधि में आपको या तो ए की मात्रा मिलेगी या ओ की मात्रा मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ मुझे ए की मात्रा मिली तो हम यहाँ पे गुण संधि कर सकते हैं। आप क्या यहाँ से इसका विच्छेद कर सकते हैं? इसका विच्छेद यहाँ से नहीं होगा। इसका जो विच्छेद होगा, इसका विच्छेद हम करके देखें तो छड़ेन धन एकेन, छड़ेन धन एकेन। तो यहाँ पे ना पे आ है, यहाँ ए है, आ और ए मिलके अ बनता है। तो जहाँ अ की मात्रा मिले या औ की मात्रा मिले वहाँ वृद्धि संधि होती है। तो यहाँ पर आप इस पद में देखेंगे छड़े नैकेन, तो ना पे देखो अ की मात्रा मिल रही है, डबल मात्रा मिल रही है, तो जहाँ से संधि बनती है या विच्छेद होती है तो उस जगह पर मुझे इन संधियों की पहचान करनी होती है। तो ये कि आपकी जो संधि टूट रही है वो ना वर्ड से टूट रही है, ना वर्ड से इसका विच्छेद हो रहा है। तो आ और ए मिलके होता है अ। तो यहाँ जो आपका जो अर्थ होगा, इसका जो विकल्प होगा वृद्धि संधि। छड़े नैकेन इत्यत्र कहा संधि, इसमें वृद्धि संधि। अगला आपका जो प्रश्न है, अब इसमें लिखा हुआ है, इसमें अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा तदाधारितम प्रश्नानां विकल्पात्मक उत्तरेषु समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। यानी कि जो निम्नलिखित में जो श्लोक आपको दिया गया है उसे पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के विकल्पों में समुचित उत्तरों का चयन कीजिए। अगला है ये जो आपका पद्यांश है, पद्यांश को भी इसी तरह मुझे हल करना है। और पद्यांश आप आसानी से भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं आता है प्रश्न पत्र में। एते सत्पुरुषः पदार्थ खट्काः स्वार्थान् प्रत्यज्य ये सामान्याश्च पदार्थ उद्यम भ्रतः स्वार्था विरोधेन ये एते मानस राक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे। इसका जो 11वां जो प्रश्न है इस पद्यांश से संबंधित है। जो 11वां प्रश्न है आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर कि ये पूछा गया है के सत्पुरुषाः भवन्ति, के सत्पुरुषाः भवन्ति, यानी कि सत्पुरुष होते हैं। कैसे होते हैं? जो पुत्रों का पालन करते हैं या जो स्वार्थ को छोड़कर परोपकार करते हैं। ये स्वार्थम विहाय परोपकारम कुर्वन्ति, विहाय माने होता है छोड़कर, जो स्वार्थ को छोड़कर परोपकार करते हैं या केवल स्वार्थ को साधते हैं, या केवल जो धनम नास्ति, ये शाम धनम नास्ति, ये धन नहीं है, या जो ऐसा मानते हैं।
तो सत्पुरुष वो कहे गए हैं जो स्वार्थ को छोड़कर परोपकार करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा बी, ये स्वार्थम विहाय परोपकारम कुर्वन्ति। अगला है आपका 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मानुष राक्षसाः किम कुर्वन्ति, मानुष राक्षसाः किम कुर्वन्ति। तो यहाँ पर देखो इसमें आपका लिखा हुआ है, आप लोग इसका भी विकल्प आसानी से इसमें देख सकते हैं। ये लिखा है तीसरी लाइन में, मानुष राक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये। तो ये देखो लिखा है स्वार्थाय परहितं नाशयन्ति, स्वार्थाय परहितं नाशयन्ति, स्वार्थ के लिए परहित का नाश करते हैं। तो ये मानुष राक्षस कहे जाते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए परहित का नाश करते हैं, ये मानुष राक्षस कहे जाते हैं। तो अगला है आपका स्वार्थ विरोधेन परहितं कुर्वाणा के, स्वार्था विरोधेन परहितं कुर्वाणा के, यानी कि स्वार्थ के विरोध के लिए या स्वार्थ के विरोध के द्वारा दूसरों के परहित में किस प्रकार से जो मनुष्य कहे जाते हैं वो कौन से मनुष्य होते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आपको देखो इसी विकल्प में है। आप लोग यहाँ पर ये प्रश्न पढ़ेंगे दूसरी लाइन, सामान्याश्च पदार्थ मध्यभृतम स्वार्था विरोधेन। तो कौन से मनुष्य जो सामान्य हैं, सामान्य मनुष्य, तो इसमें सामान्य आपको विकल्प दिया गया है सामान्याः। अगला विकल्प है पद्यमिदं कस्मिन् छन्दसि निबद्धम, इस पद में कौन सा छंद निबद्ध है, कौन सा छंद निहित है, या ये जो आपको पद्यांश दिया गया है ये किस छंद पर आधारित है, अनुष्टुप छंद, मात्रा छंद, वंशस्थ छंद या शार्दूल विक्रीडित छंद। तो इसका जो सही विकल्प होगा शार्दूल विक्रीडित छंद। आपको एक छंद की क्लास पढ़ाई जाएगी, आप उसमें छंदों की पहचान बहुत ही सहजता पूर्वक कर सकते हैं, बड़ी आसानी से। अगला है 15वां प्रश्न, पद्यमिदं कस्मिन् काव्य प्रकारे अंतर्भवति। ये जो आपको पद दिया गया है ये काव्य के किस प्रकार को दर्शाता है, महाकाव्यम, सुभाषितम, गद्यम या नाटकम। तो ये जो आपको श्लोक दिया गया है ये मनुष्य के स्वार्थ के लिए दिया गया है, उसके मनुष्य के कल्याण के लिए, परहित संबंधी बात के लिए कहा गया है। तो ये जो आपका है सुभाषितम, यानी कि इसमें एक अच्छी बात कही गई है। जितने भी अच्छी बात या सुंदर श्लोक या सूक्तियाँ होती हैं वो सुभाषितम के अंतर्गत आती हैं। तो पद्यमिदं कस्मिन् काव्य प्रकारे अंतर्भवति, तो इसका जो सही विकल्प होगा सुभाषितम। तो इस तरह आपको, चाहे आपको गद्यांश दिया हो या पद्यांश दिया हो, आपको बहुत ही मनोयोग से सावधानी पूर्वक गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर बहुत ही आसानी से प्रश्नों के हल आसानी से आप कर सकते हैं। आपको इसी तरह अब आपको प्रत्येक दिन CTET के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इसी तरह गद्यांश और पद्यांश के हल करवाए जाएंगे। और गद्यांश और संस्कृत में जो भी प्रश्न आते हैं, संस्कृत के संस्कृत की जो शिक्षण विधियां आती हैं सारे संस्कृत में ही प्रश्न होते हैं, आप वो सभी प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।